हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस। ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियोस में जो हमने चर्चा किया, जो हमारा टॉपिक है वो 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th, सेट नंबर 3 है और इसका जो कोड है वो क्या है, EL है। इसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं और सॉल्व करवाने के इस सीरीज में है क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर बात किया जाए उपखंड खा के, तो ये क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको। कह रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 गैस का बनना उदाहरण है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम जलाएंगे तो जलाने पर क्या मिल रहा है, CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन मिल जाता है, समीकरण बन जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन एक अभिकर्मक हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया और ये दोनों क्या हुए, कंबाइंड हो गए। कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बात किया जाए तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है विस्थापन अभिक्रिया और तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है वियोजन अभिक्रिया। तो इसी एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन में दो अभिकर्मक मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद। तो जब एकल उत्पाद बनता है तो ये एग्जाम्पल होता है किसका, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हमारा राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात किया जाए विस्थापन अभिक्रिया का, तो विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, विस्थापन का मतलब हो गया कि जैसे हम Fe ले लेते हैं और Fe को किससे हम रिएक्ट कराते हैं, CuSO4 से। तो रिएक्ट कराने पर क्या मिल जाता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पर Fe ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का। वियोजन है, तो वियोजन का मतलब क्या होता है, कई बार हमने रिपीट किया कि PCl5 लेते हैं और इसको हम टेम्परेचर दे देते हैं, हीट करेंगे। हीट करने पर क्या मिल जाएगा PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, मीन्स एक ही यहाँ पर अभिकर्मक है और यहाँ पर दो उत्पाद मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक से दो बन रहे हैं, मीन्स विघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका जिंक चूर्ण। क्या लिखा है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, Zn ले लिए और यहाँ पर हम रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 से। H2SO4 से जब रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने पर क्या होगा, ये बना लेता है ZnSO4 और बचेगा क्या, बचेगा हाइड्रोजन। क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है कि नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन्स का ही क्या है आपका, ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, जब जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। वैसे भी आप हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ पर हम क्या ले लें, धातु ले लें और धातु को जब अम्ल से क्रिया कराएं, मीन्स क्या है, धातु है और इसको किससे क्रिया करा रहे हैं, अम्ल से। तो जब धातु को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, लिखा है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं धातु की। मीन्स वह कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो उस धातु का नाम है मरकरी। क्या, मरकरी, या इसी को हम बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, पारा। और इसका प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। क्लियर। अब कह रहा है कि अधातु, क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, द्रव में नहीं पाई जाती है। ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन यही एक ऐसी अधातु है जो कहाँ पाई जाती है,
सामान्य ताप और दाब पर ये किस में पाई जाती है? द्रवावस्था में पाई जाती है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मीन्स क्या है? सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है, वो कौन सी अधातु है? ब्रोमीन है। अगर बात करें धातु की, कौन सी ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या होगा? मरकरी होगा, और उसी को बोलते हैं पारा। और मरकरी का ही लैटिन नाम है हाइड्रागारम। हाइड्रागारम, ठीक है, हाइड्रागारम भी इसका लैटिन नाम है। क्या नाम है? लैटिन नेम है किसका? मरकरी या पारा का, और इसका प्रतीक होता है Hg। क्लियर? फ्लोरीन है, फ्लोरीन को बोलते हैं F, ये भी गैस फॉर्म में होता है। आयोडीन ये होता है I से इसको प्रतीक करते हैं। ठीक है, और जो आयोडीन है ये बेसिकली किसके लिए होता है? ऊर्ध्वपातन के लिए। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन के लिए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस सीधे किस में बदल जाए? गैस फॉर्म में, बिना द्रव में बदले ही किस में बदल जाए? गैस फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोपेनॉन। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में हम लिखें तो इंग्लिश में होगा PROPANEONE। ठीक है, क्या होगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, तो प्रोप मीन्स क्या होता है? 3 कार्बन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह बताना है। अब जो ये OH है, OH किसका होता है? OH होता है एल्कोहल का। OH किसका होता है? एल्कोहल का। एल्कोहल लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बॉन्ड COOH, ये किसका होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, और ये जो बॉन्ड CHO है ये किसका होता है? ये होता है एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड का। ठीक है, तो बच्चा क्या? ये आपका कीटोन, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप। और कीटोन का ही सफिक्स जो नेम होता है, अनुलग्न होता है, वो होता है ओन। क्या होता है? ओन। तो यही ओन जा करके यहाँ पर प्रोपेन में जुड़ गया, तो नाम हो गया प्रोपेनॉन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, नहीं आ रहा है पूरा। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है, ये कॉलम ए है जहाँ पर एल्डिहाइड, ये एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो एल्केन। ठीक है, और ये कॉलम बी है और उसके ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट एक एक हम क्लियर करेंगे। अगर एल्डिहाइड की बात किया जाए तो एल्डिहाइड अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CHO होता है। जो क्रियात्मक समूह लगता है एल्डिहाइड का, वो क्या होता है? CHO। अब हम इसमें खोजेंगे कहाँ पर है CHO, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका CHO बैठा है। ठीक है, मीन्स ये आकर के यहाँ मिल जाएगा। क्लियर? फिर सी वाला ऑप्शन हम देखते हैं, कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? बॉन्ड COOH। अब इसमें खोजिए कहाँ पर है कॉलम बी में, तो हम खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉलम बी में। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? ये है कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, तो यहाँ सी से क्या मिल जाएगा? सी से मिल जाएगा ए में। क्लियर? अब है हेलो एल्केन। हेलो मीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स होता है हाइलोजन, और हाइलोजन को हम इंडिकेट करते हैं किससे? एक्स से। और हाइलोजन में हो जाएगा फ्लोरीन, हो जाएगा क्लोरीन, हो जाएगा ब्रोमीन, हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। तो अब ये 2 ऑप्शन बचा है सी और डी। अब इसमें देखिए कहीं है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, तो ये देखेंगे ये क्या है? Br है। ठीक है, तो ये Br क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। क्लियर? अब बच क्या रहा है? यहाँ लिखा है एल्काइन। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है।
यहाँ पर एल्काइन ना होकर के क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। क्योंकि आपको पता है कि एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर एक ही कंपाउंड बच रहा है, और यहाँ पर क्या दिया है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एल्कीन। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहीं पर देख लीजिए। ऑप्शन ए के साथ कौन मिला है, ए के साथ स्मॉल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, और फिर उसके बाद में बी किससे मिल रहा है, बी मिल रहा है डी से, मीन्स कैपिटल बी स्मॉल डी से, और कैपिटल सी किससे मिल रहा है, ए से, कॉमा कैपिटल सी मिल रहा है किससे, ए से, स्मॉल ए से, और उसके बाद में कैपिटल डी किससे मिल रहा है, स्मॉल सी से। तो ये ऑप्शन जिसमें सही होगा वही हमारा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर मैच हो रहा था वो क्या मैच हो रहा था, ए से क्या था, ए से स्मॉल बी था, और कैपिटल बी से क्या था, कैपिटल बी से स्मॉल डी था, कैपिटल सी से क्या था, कैपिटल सी से स्मॉल ए था, और कैपिटल डी से क्या था, कैपिटल डी से स्मॉल सी था। तो ये देखेंगे कहीं है, ये देखिए ए में क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है, यहाँ भी बी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब बी से क्या है, डी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यही क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन परमाणु की संयोजकता। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता को हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन एलिमेंट का प्रतीक लिखते हैं, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,4 आता है। क्या आता है, 2,4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं, ये बाह्यतम कोश में होगा। कहाँ होगा, बाह्यतम कोश में, और बाह्यतम कोश को क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। ठीक है, और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से उतना इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे 4 है तो 4 तक अगर किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और उसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्लियर। तो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर थोड़ा कर लेते हैं। अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन ले लें, क्या ले लें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6 आएगा। मीन्स अब यहाँ पर बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो जब 6 मीन्स 4 से ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 8 - 6 कर देंगे, इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। आई होप कि ये वीडियो, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उपखंड ग में है, ये आता है बायो का क्वेश्चन। ठीक है, तो बायो में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिख रहा है, क्लियर, ओके। कह रहा है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि जीवों में जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, और जिसके द्वारा क्या होता है, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। निष्कासन का मतलब ये हो गया कि हम अपने बॉडी से क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थ को बाहर कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है जनन। अगर जनन की बात किया जाए तो जनन की प्रोसेस क्या होती है, जीवों में अपने समान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, प्रजनन कहलाती है। मीन्स जनन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पाचन का मतलब जैसे हम फूड मटेरियल, कोई भी फूड मटेरियल अपने माउथ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं और चबाना उसको शुरू कर देते हैं, तो वहीं से मुंह से ही उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो पाचन भी नहीं होगा। परिसंचरण का मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं परिसंचरण। मीन्स लाने और ले जाने वाला। ठीक है, तो लास्ट में बच्चा है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन
प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हम क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। क्या कह रहा है कि कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो अगर यहाँ बात किया जाए कि कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, तो फर्स्ट कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे, ठीक है, या जितने भी प्लांट होते हैं या कुछ इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें मीन्स 4 चीजें होना अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन सा, फर्स्ट है सूर्य का प्रकाश, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है क्लोरोफिल होना चाहिए, और फोर्थ है जल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी प्रोसेस सही है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी प्रोसेस होती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे क्या करते हैं, लेते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट है डी ऑप्शन है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, यही ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन होता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और ये सेट नंबर 3 करवा रहे हैं, और तीनों में ये प्राकृतिक वर्ण के नाम से या जैव विकास के नाम से, ठीक है, बार बार आ रहा है। तो इसके जो जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और हुगो डे व्रीज क्या है, हुगो डे व्रीज ने क्या किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उत्परिवर्तन, यार क्या बता दें, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन का मतलब जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन किसने दिया था, हुगो डे व्रीज ने दिया था। ये आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, आनुवांशिकता का नियम दिया था। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 17। कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो ऑप्शन नंबर डी मिस मटर पर किया था, सरसों पर नहीं किए थे, साइकस पर नहीं किए थे, अरहर पर नहीं किए थे। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तीनों सेट सॉल्व करवाया है और तीनों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मटर की बात किया जाए तो अगर मटर में भी पूछता है, 2 ऑप्शन आता है, एक आता है कि मीठी मटर थी, ठीक है, मीठी मटर है या उद्यान मटर है। क्या है, मीठी मटर है या उद्यान मटर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, उद्यान मटर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है, एक लिंगी का मतलब ये हो गया कि ऐसे पुष्प जिसमें या तो पुंकेसर हो,
पुंकेसर हो और या तो फिर स्त्री केसर हो। ठीक है, या तो पुंकेसर हो या तो स्त्री केसर हो। तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? एक लिंगी कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? एक लिंगी कहलाएंगे। अब ये स्त्री केसर हम कैसे हम जानेंगे कि ये स्त्री केसर है? ठीक है, तो स्त्री केसर किसी भी अगर पौधे के पुष्प में आपको क्या क्या मिल जाए? वर्तिकाग्र मिल जाए, वर्तिकाग्र। ठीक है, और वर्तिका मिल जाए। ठीक है, और क्या मिल जाए? अंडाशय मिल जाए। नहीं दिख रहा है? अंडाशय। ठीक है, ये अगर मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और पुंकेसर किसे कहते हैं? पुंकेसर के लिए क्या होना चाहिए? प्राग में यार क्या होना चाहिए? प्राग कोश होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए? तंतु बोलते हैं, तंतु। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में ये वर्तिकाग्र कहाँ है, वर्तिका कहाँ है, अंडाशय कहाँ है, और प्रागकोश क्या है, तंतु क्या है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिसमें पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, ठीक है, तो उस तरह के पुष्प को हम क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे। तो गुड़हल जो होता है इसमें परागकण होता है। ठीक है, परागकोश भी होता है, परागकण भी होता है, और अंडाशय भी होता है, वर्तिकाग्र भी होता है। कहने का मतलब है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सरसों की अगर बात किया जाए तो सरसों भी क्या होता है? सरसों भी द्विलिंगी होता है, मटर भी द्विलिंगी होता है। बचा क्या? पपीता। पपीता हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन चक्र के किस भाग में कापर्टी स्थापित किया जाता है? स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि अंडाशय है, अंडवाहिनी है, और क्या है? गर्भाशय है, योनि है। ठीक है, तो अगर यौन की बात किया जाए तो यौन क्या होता है? मैथुन, मैथुन का भाग होता है। ठीक है, गर्भाशय, गर्भाशय की बाद में बात करेंगे। अंडवाहिनियाँ, अंडवाहिनी में क्या होता है? अंडवाहिनी में अंडाणु, अंडाणु निकल करके आते हैं, और उसी अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और फिर आता है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? जहाँ पे अंडाणु, अंडाणु आकर के इकट्ठा होते हैं, बन जाते हैं, और बन करके क्या करेंगे? वहाँ पर इकट्ठा होंगे, फिर टाइम से निकलेंगे। तो बचता है आपका गर्भाशय। गर्भाशय के मुख पर जो, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। तो इसी ग्रीवा में जो है कापर्टी को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। क्लियर? स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि गर्भाशय कहाँ है, और उसका जो मुख है या ग्रीवा जिसे हम कहते हैं वही क्या है? वहीं पर कापर्टी लगता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, किण्वन के बारे में, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किण्वन की प्रोसेस होती क्या है। किण्वन का मतलब ये बेसिकली जब जैसे भटूरा हम लोग खाते हैं तो भटूरे के आटा गूंथने के लिए हम क्या करते हैं? गूंथ करके उसमें ईस्ट मिला देते हैं। तो ईस्ट मिलाने से क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे को या मैदे को क्या करता है? वो फुला देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल पाती, उसी में अटक जाती है, और वो बबल्स बन जाते हैं, जिससे वो जो मैदा होता है वो फूला हुआ लगता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है या ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होता है। भाई जब मैदे में मिला दिए तो वहाँ ऑक्सीजन थोड़ी ना मिलेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? सही है। यह प्रक्रम सामान्यता ईस्ट में होती है। सही बात है, ये सामान्यता किस में होगी? ईस्ट में। लेकिन अब है कि इस प्रक्रिया में पायरूवेट या पायरूबिक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया में जो किण्वन की प्रोसेस होती है, सही बात है, किण्वन की जो प्रोसेस होती है, चूंकि जो मैदा होगा, मैदा, ठीक है,
मैदे को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च। और स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज होगा। और जब ग्लूकोज होगा तो यहाँ पे जैसे ही इसमें क्या करेंगे? किण्वन की प्रोसेस करेंगे। किण्वन की प्रोसेस जैसे ही होगी, तुरंत ये ग्लूकोज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, C2H5OH में ये क्या करेगा? परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और चूंकि वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो पायरूवेट, पायरूवेट या पायरूबिक अम्ल, पायरूबिक अम्ल बनने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक। लास्ट ऑप्शन है आपका, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका गलत होगा। और क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, जो मीन्स जो ऑप्शन यहाँ पर गलत है वही इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, यही इसको हम बोलते हैं ऊर्जा घर, ऊर्जा घर बोलते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलती है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो जो एनर्जी निकलती है एटीपी की, एटीपी के रूप में वो जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और ऊर्जा के स्टोर होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर या पावर हाउस। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक प्यारा सा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।